औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनते कानों और देखती आंखों को नदीम सरवर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहली जो वीडियो है उसमें हमने रेजिस्टेंस की बात की, उसमें फिर हमने रेजिस्टेंस को जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी रेजिस्टेंस उनके बारे में बात की। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली उन्हीं के एक पॉइंट था जो हमारे पास मिसिंग पॉइंट था, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। और हमारा जो पॉइंट था वो था कि टेम्परेचर का भी रेजिस्टेंस पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 4 था। पहले 3 पॉइंट जो है वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अभी जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस की बात हमने करनी है। अब जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो हमने देखना है कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस को असरअंदाज होता है या किस तरह से उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो सबसे पहले तो मटेरियल की बात करते हैं। अब जैसे-जैसे आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करते जाओगे, तो टेम्परेचर के साथ-साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। कहीं पे तो जो बॉन्ड्स हैं एटम्स के वो आपस में टूटते हैं, कहीं पे आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो दैट्स अ गुड फॉर कंडक्टेंस, वो तो हमारे लिए कंडक्टेंस के लिए अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन उसी के साथ-साथ जैसे प्योर मेटल्स हैं, तो प्योर मेटल्स में आप जितनी ज़्यादा टेम्परेचर को ऐड करेंगे, उतना क्या होगा कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो सॉलिड्स जो होते हैं या प्योर मेटल्स जो होते हैं, ये इनको इतना ईज़िली आप इनके बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब आप बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है कि उस केस में, उस सिनेरियो में हम जब उसको हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से हमारे पास जितना भी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएँगे। और जब वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएँगे, तो दैट मीन्स कि वो अब पहले हमारे पास वो एक नॉर्मल पोज़ीशन पे थे और इलेक्ट्रॉन सेंटर में से पास कर रहे थे। अब जब वो वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जो पाथ फॉर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब पाथ डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, वो बढ़ जाएँगी। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी, दैट मीन्स कि एनर्जी लॉस भी बढ़ गया। और एनर्जी लॉस या नंबर ऑफ कोलिजन्स दोनों केसेस तभी होते हैं हमारे पास जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्योर मेटल्स का, जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज होती जाएगी और आपके पास जो गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट मीन्स that temperature have a very deep effect on the resistance of even the metals and also non-metals. अब फिर आपने वही बता दिया कि जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल उसकी जो वैल्यू है या जो उसका इफेक्ट है वो भी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल्स। उसमें दो तरह की चीज़ें आ सकती हैं, या तो प्योर मेटल्स आ सकते हैं या नॉन मेटल्स आ सकते हैं या नॉन कंडक्टर्स और कंडक्टर्स आ सकते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें प्योर मेटल की, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, तो जितने भी प्योर मेटल्स हमारे पास दिए होते हैं, प्योर मेटल्स में जैसे भी हमने बात की कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर होने से नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेंगी और आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी साथ साथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो एक रेगुलर रेंज में इंक्रीज हो गई है टेम्परेचर के साथ। वो इसलिए क्योंकि जो मेटल्स हैं वो ओहम लॉ को भी फॉलो करते हैं, तो उनका जो करंट और वो रेजिस्टेंस वगैरह की जो बात है वो एक यूनिफॉर्मली उसको इंक्रीज करते हैं। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज मीन कि द चेंज इज फेयरली रेगुलर। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम यही रेजिस्टेंस की बात करें या टेम्परेचर की बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए या फिर इंसुलेटर्स के लिए, जैसे ग्लास हो गया, मिका विंडो हो गई, रबर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में आते हैं, उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो इन केस में इवन थर्मिस्टर्स को आप देख सकते हैं। तो इन केसेस में जो आपके पास, हम अभी लास्ट टॉपिक में भी हम पढ़ के आए थे, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो जाके, कि ये रिवर्स बिहेव करते हैं। रिवर्स बिहेव करने में का मतलब ये है कि जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड टूटते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड टूटते हैं तो ऑब्वियसली मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते चले जाएंगे, उतना ये करंट को फिर मज़ीद जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इनकी जो रेजिस्टेंस है दैट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हम प्योर मेटल की बात करेंगे तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और जब हम इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो दैट बिहेव इनवर्सली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ठीक है। अब जब टेम्परेचर देखा ही है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसमें फिर हम उसका एक कोफिशिएंट की बात भी कर लेते हैं कि जो इंक्रीज होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किस तरह से वो इंक्रीज होता है। तो उसके लिए हमें जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिस्कस करना है। लेट्स से हमारे पास हम कोई भी एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं और किसी किसी भी फॉर एग्जांपल मटेरियल कंसिडर कर लो, कंडक्टर कंसिडर कर लो, उसकी रेजिस्टेंस आर नॉट पे 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आर नॉट क्या है, दैट मीन 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसकी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे, इसलिए आर नॉट जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम उसको जो है वो सिर्फ एज एन आर नॉट ही कंसिडर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो लेट्स से कुछ टाइम के बाद हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जब वो 0 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने टी डिग्री तक लेके गए, तो जो आर एफ नॉट थी वो इंक्रीज होके आर एफ टी हो चुकी थी। अब आर एफ टी भी 5 10 15 20 कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे, सो सिर्फ हम आर नॉट और आर टी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर हमने चेंज किया या इंक्रीज किया, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस थी उसमें भी इंक्रीज आया। कितना इंक्रीज आया? ऑब्वियसली डेल्टा आर होगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल माइनस इनिशियल जैसा कि हमने कहा है, तो आर टी फाइनल था, आर एफ नॉट जो है वो इनिशियल है। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे इनिशियल है दैट इज़ आर नॉट, और जो हमने टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आर एफ टी थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ से डेल्टा आर आपके पास आ गया। अब हमें ये भी पता है कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये जो डेल्टा आर है, टोटल जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कह लो, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट क्या था, और इनिशियल के रिस्पेक्ट से ही उसमें कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट मींस कि जीरो पे क्या था, तो उसके रिस्पेक्ट से ही टेम्परेचर टी पे कुछ ना कुछ चेंज होगी, तो दैट डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल आर रेजिस्टेंस, दैट मींस द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसी के साथ साथ यही जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर एज वेल। तो राइज इन टेम्परेचर मींस कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली उतना आपके पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को कंबाइन कर देता हूँ, तो आपके पास बड़ा सिंपल सा डेल्टा आर, जिसको मैं डेल्टा ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल माइनस इनिशियल है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी। अब यहाँ पे ये जो आपके पास प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम जैसे ही हटाते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज अल्फा। और ये जो अल्फा है दिस इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो जिस चीज़ पे हमने मेन बात करनी है, दैट इज नोन एज अल्फा है। और ये जो अल्फा है ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल है, उसके बाद फिर टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इस तरह से चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारे पास कितना टेम्परेचर था, स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है, एंडिंग टेम्परेचर क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल कितना है, टेम्परेचर के साथ मटेरियल जो है या जो भी गिवन मटेरियल है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास आर एफ टी यानी कि डेल्टा आर के साथ इंक्रीज होती है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम इस तरह से रीअरेंज कर लें कि हम इसको देखते हैं, अगर मैं इस आर नॉट को उठा के तो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूं, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी एज के आर नॉट, ये उधर जाके प्लस में आ जाएगा और साथ में अल्फा आर नॉट टी। ठीक है, उन दोनों में से आप जो है वो आर नॉट को अगर कॉमन कर लो, तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन बच रही है दैट इज आर एफ टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा टी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको इस फॉर्म में ही लिखना है, आपको आर नॉट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए कि हम स्टार्टिंग टेम्परेचर पे सॉरी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। और यही इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यूटिलाइज भी होती है। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास जो है वो हो गया कि हमने इसको रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करने से हमने आर एफ टी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसी के साथ-साथ अगर मैं इसी इक्वेशन से बात करूँ, 12.6 इक्वेशन से बात करूँ, तो मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है कि मुझे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करनी है। तो जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की बात करूँगा, तो ये आर नॉट टी उठ के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करोगे तो फ्रॉम इन दैट इक्वेशन यू गेट, क्या होता है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। ठीक है, दैट इज आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। तो ये जो आपके पास है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट
की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल, हम कह सकते हैं कि वो मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। और मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती क्या है, देखो यहाँ पे ये जो डेल्टा आर है दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, पर, और ये भी टेम्परेचर भी है। तो मैं इसको अगर वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो एज वी कैन डिफाइन इट एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड आल्सो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये दो चीजें जब मिलती हैं, आप चेंज इन रेजिस्टेंस को आर नॉट पे और टाइम पे जब डिवाइड करते हो तो दैट इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है, अगर हम इस तरह से लिख लें कि आपके पास ऊपर जो है वो डेल्टा आर गिवन है, तो डेल्टा आर की यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली ओहम ही होगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो आर नॉट है, तो ये भी आपके पास किस में चला जाएगा, ओहम में चला जाएगा। और साथ में जो है वो आपके पास जो टेम्परेचर है वो किस में आएगा, ऑब्वियसली केल्विन में। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है उसके मुताबिक इक्वेशन जो आंसर आ रहा है दैट इज केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो आपके पास जो यूनिट बच रही है, द यूनिट ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू केल्विन इनवर्स। अब हमें पता है कि जैसी जो रेजिस्टेंस है मेटल की वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम दोबारा इसको बता देते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो, ऐसे मेटल्स को या ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम इस तरह से बात करें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में आपके पास जो कोफिशिएंट अल्फा है दैट विल बी नेगेटिव फॉर द सेमीकंडक्टर्स हो गया या इंसुलेटर्स हो गया, बिकॉज टेम्परेचर रेज करने से उनके पास जो उनकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ये हो गया मेन, जो आपके पास टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस थी आप कह सकते हो, या टेम्परेचर की वजह से जो चेंज इन रेजिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को तो हमने देख लिया, अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रेजिस्टिविटी की बात भी करनी है, क्योंकि किसी भी मटेरियल की अगर रेजिस्टेंस है तो उसकी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट भी होता है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो उस रेजिस्टिविटी को भी देखना है हमने। तो रेजिस्टिविटी को देखने के लिए हम एक पूरा टॉपिक जो है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर को देखते हैं। इसमें अब हमारे पास सिंपल सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और वो ये कि हमने सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करना है या वैल्यू पुट करनी है, किस में पुट करनी है, फार्मूला में पुट करनी है। अब हमें ये पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है या जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जितने भी मटीरियल्स की बात कर लें, इट इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ साथ ये भी इंक्रीज करते रहते हैं, और किस तरह इंक्रीज करते हैं, कुछ मेटल के लिए लीनियर, कुछ मेटल के लिए जो है वो अब्रप्ट है, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल। अब यहाँ पे क्या है कि हम उन्हीं इक्वेशंस को जो हम यहाँ पीछे इक्वेशंस पढ़ के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही है, तो इसमें आर की वैल्यू हमें पता है, हमें आर नॉट की वैल्यू पता है, तो हमें सिर्फ सिंपली उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है वो कौन सी वैल्यू है, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको याद कराऊं तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पढ़ी है, दैट आर ऑफ टी या आर इज इक्वल टू, हम पढ़ के आए हैं जी रो एल बाय ए, ठीक है जी, ये हम पढ़ के आए हैं पहले। अब यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर मैं आर एफ टी की बात करता हूँ, तो जब आर एफ टी यहाँ पे आएगा तो आपके पास जो रो है उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, रो ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं आर ऑफ नॉट की बात करूंगा तो आर ऑफ नॉट में और आर ऑफ टी में क्या डिफरेंस है, कि जब मैं आर नॉट की बात करूंगा तो आर नॉट के लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वो इस तरह से आ जाएगी कि रो एज इट इज, उसके साथ टी की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉट एल ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये दो ही वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यू को, इस वैल्यू को आप इसकी जगह पुट कर दें, और जो आर नॉट है उसकी वैल्यू इधर भी पुट कर दें, और आर नॉट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो एल ओवर ए है वो यहाँ ऊपर भी और यहाँ नीचे भी कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको अगर आप कैंसिल आउट कर दें, कैंसिल आउट करने के बाद जो फाइनल है, ये यही वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है। कि जो अल्फा है दैट अल्फा इज इक्वल टू रो ऑफ टी माइनस रो ऑफ नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट टी, क्योंकि सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी, वैल्यूज पुट करने के बाद जो एल ओवर ए है वो दोनों से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है,
ठीक है जी, इस तरह से हम जो है वैल्यू पुट करने से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। रो ऑफ टी इज़ इक्वल टू ये भी आंसर आ सकता है और ये भी ये जो इक्वेशन है रो ऑफ टी इज़ इक्वल टू रो नॉट, ये कहाँ से आ रही है? ये सिंपली इस इक्वेशन से आ रही है। यहाँ पे भी एल ओवर ए और एल ओवर ए एक-दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएँगे और रो ऑफ टी और रो नॉट यहाँ पे बच जाएगा। तो बड़ी सिंपली सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने से आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ रहे हैं, ठीक है? अब हमें यहाँ पे भी पता है कि जो अल्फा है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी है। पहले हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो आर ऑफ टी और आर ऑफ नॉट आ रहा था। अब हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी की वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे रो ऑफ टी आ रहा है, रेजिस्टेंस की जगह जो है वो रेजिस्टिविटी आ रही है, ठीक है? और इसको हम जो है ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। डेल्टा ये जो डेल्टा रो है डिवाइडेड बाय रो इनटू टी जो है टेम्परेचर पर केल्विन हमारे पास आ रहा है। और फिर वही बात यहाँ पे भी ये वही बात है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है मेटल्स के लिए वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं जैसे ग्रेफाइट हो गया, ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? रीज़न हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं कि जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने बॉन्ड से टूट के, अपने ऑर्बिट से टूट के फ्री होते चले जाएँगे और जितने ज़्यादा एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते चले जाएँगे, उतना टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता चला जाएगा या उतना ज़्यादा वो अच्छा कंडक्टर जो है वो बनता चला जाएगा और सेमीकंडक्टर्स भी सेम बिहेवियर हमें शो करते हैं। ये सारी बातें वही हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है? ये बड़ा सिंपल सा हमारे पास जो है वो एक टॉपिक था, इसको भी हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस भी हो गया, रेजिस्टिविटी भी हो गया हमारे पास और फिर जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट था रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे, वो दोनों हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो नीचे मेंशन कर दें ताकि हम उस क्वेश्चन को आंसर कर सकें। कोई ऐसी बात, कोई और चीज़ जो टॉपिक के रिलेटेड हो, जो इससे पहली वीडियो के रिलेटेड हो या इससे आने वाली बाद में कोई भी जो टॉपिक की ऐसी वीडियो आती है, तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, उसको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आपको इंटरनेट पे ऐसी वीडियोज़ भी मिल जाएँगी जिनमें बहुत सारा मटेरियल दिया होता है, जिनमें बड़ी-बड़ी एनिमेशन यूज़ हुई होगी, जिनमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वेरी गुड। बट हमारा मकसद यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ-साथ लर्न करना है, तो अगर हमें अच्छी सी अच्छी एनिमेशन भी मिल रही है, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, लेकिन अगर बात समझ में नहीं आ रही तो उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो हमारी कोशिश ये है कि हम बात को आसान से आसान करके आप तक पहुँचा सकें ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और जितना अच्छा आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। चाहे फिर उसमें एनिमेशन हो या एनिमेशन ना हो। ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ रह जाती है तो वो मेंशन लाज़मी करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में या उन क्वेश्चंस को मिला के एक वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकें। ठीक है जी। इसी उम्मीद के साथ अभी की वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली में हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।